नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, द्वितीय श्रेणी परीक्षा आने वाली है और उसके लिहाज से मैं लगातार पूर्व जो पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के या HM भर्ती के, RS के, उन सब में से जो पॉलिटिकल के प्रश्न आए हुए हैं उनको मैं लेकर आ रहा हूं और उन प्रश्नों में से हर बार परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये वीडियो की जो मैं श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, इसमें मैं 700-800 से ज्यादा प्रश्नों को हल करवाऊंगा धीरे धीरे वीडियो को पूरा करते हुए। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सेशन को लगातार जो है वो प्रमोट करें, जिनसे जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, औरों को भी फायदा हो सके। मैं बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। पहला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? मोटा मोटी बात कहें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब जो है वो कैग को हटाने की प्रक्रिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मतलब हो गया CAG, कैग। कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? देखिए, कैग को हटाने के लिए जो है वो महाभियोग लाया जाता है और महाभियोग से हटाने वाले में इसमें देखिए आप कौन है जिसे महाभियोग से हटाया जाता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। तो कैग को जो है वो हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसके समान है? कैग को हटाने की प्रक्रिया जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। साथ ही मैं आपको यह बताता चलता हूं कि वर्तमान में इन पदों पर है कौन। निश्चित तौर से यह प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला पूछे जा सकते हैं, ये अपने कोटा से सांसद है। भारत के जो महान्यायवादी है वो है R वेंकट रमणी। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, R वेंकट रमणी। हाल ही में जो है वो इनको भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया था 1 अक्टूबर 2022 को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें CGI, ये तो एकदम लेटेस्ट है, DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है वो अभी 9 नवंबर 2022 को इनकी नियुक्ति हुई है और UPSC के जो चेयरमैन है वो है मनोज सोनी। UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी। उसके अलावा मैं बात करूं तो कैग का भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान कैग है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के वर्तमान कैग है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये तो जो नाम आए हैं उन पर नियुक्त अधिकारी है। और प्रश्न था कि कैग को कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो कैग को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना कौन से जो है वो समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? बहुत बार पूछा जाता है, संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। एक व्यक्ति थे के संथानम की अध्यक्षता में 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस समिति का गठन किया था और समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964 में CVC की स्थापना की गई थी। वर्तमान यदि CVC आयुक्त की बात करें तो सुरेश N पटेल जो है वो भारत के वर्तमान CVC है। तो दो बातें लिख देता हूं। इस समिति की स्थापना 1962 में लाल बहादुर शास्त्री
जी ने की। अगला, फरवरी 1964 को सीवी की स्थापना हुई। और वर्तमान सीवीसी आयुक्त, वर्तमान आयुक्त सुरेश एन पटेल, ये जो है वो वर्तमान आयुक्त है। सीवीसी आयुक्त, सतर्कता आयुक्त जिसे कहते हैं, वो है सुरेश एन पटेल। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत ही बढ़िया ये कि भारत में कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित में से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे, इनमें से अपने को वो छांटने हैं जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे थे। यदि मैं बात करूं नेता प्रतिपक्ष के, तो 9वें जो विधानसभा थी उसमें हरिदेव जोशी नेता प्रतिपक्ष थे। तो हरिदेव जोशी 9वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उसके बाद जो वसुंधरा जी थी वो 13वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। ये रही 13वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत कभी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। तो इसका उत्तर हो गया बी 2 और 3। ये दोनों मुख्यमंत्री कभी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ये जरूर ध्यान रखना, ये है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जो है वो वर्तमान जो अपनी विधानसभा है उसके नेता प्रतिपक्ष है। तो इनमें से कौन से मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे? शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत, ये वर्तमान सीएम है। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। देखिए बहुत ही खतरनाक प्रश्न है ये प्रश्न है कि भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर कब जो है वो आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर जो है वो आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? आरएस में पूछा गया था। इसका चक्कर क्या है कि जो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू हुआ था वो 26 जून 1975 को लागू हुआ था। लेकिन उस 26 जून 1975 को लागू होने से पूर्व जो उस क्या कहते हैं उस आपातकाल की जो घोषणा हुई थी, उसकी अधिसूचना जो जारी हुई थी वो रात को 12 बजे से पहले हो गई थी। यानी उस डेट को 25 जून 1975 थी। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को कई बार गलत कर चुके हैं। तो इसका उत्तर जो है वो 25 जून 1975 है। इस दिन अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी हुई, इस दिन अधिसूचना जारी हुई और 26 जून 1975 को ये लागू हुआ था। हालांकि बाद में भारत सरकार ने इसको चेंज करते हुए जो है वो चेंज कर दिया था। भारत में इसको चेंज कर दिया गया और चेंज करके जो है वो 352 के तहत जो आपातकाल आंतरिक अशांति के नाम पर लगता था उसे संविधान से ही हटा दिया गया। वर्तमान में आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में जो है वो आपातकाल लगाया ही नहीं जा सकता। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की आधिकारिकता भारत में किसे प्रदान की गई है? अवशिष्ट विषय, तो पहले तो उत्तर बता देता हूं फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस पर कानून बनाने की आधिकारिकता संसद को है। देखिए संविधान में अनुसूची 7 में राज्यों व केंद्र के मध्य विषयों का बंटवारा है। केंद्र के मध्य विषयों का बंटवारा है 3 विषयों के मध्य।
संघ सूची, राज्य सूची और समूहवर्ती सूची। इन तीनों के अतिरिक्त जो विषय बच गए उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की होती है। तो ये जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अनुसूचियां मैंने करवा रखी है, आप वहां से इस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए 312 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, एक IAS, 2 IPS, 3 IFS, 2 मूल संविधान में थी। मूल संविधान में 2 थी, बाद में IFS जोड़ दी गई। IFS का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यानी वन सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। ये 3 सेवाएं हैं। अनुच्छेद 312 के तहत जो है वो इसे जोड़ा जा सकता है। ये काम केवल और केवल राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा के पास ये अधिकार नहीं है। कौन से अनुच्छेद में है? 312 यानी 312 में है। एक और ध्यान रखना, ये 249 जो दिखाई दे रहा है ये भी राज्यसभा की शक्ति है। इसके द्वारा राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को 1 साल के लिए संघ सूची का विषय बना सकती है। ये दोनों शक्तियां केवल राज्यसभा के पास है। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश दे सकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एचएम भर्ती में पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 2 नंबर अनुच्छेद में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि भारत राज्य जो है वो नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश दे सकता है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। देखिए संघीय व्यवस्था 2 प्रकार से गठित होती है। एक वो संघीय व्यवस्था जिसमें कुछ राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ में रखते हैं और तब तक वो साथ रहते हैं जब तक उनके हित एक दूसरे से साझा होते हैं। जिस दिन उनके हित एक दूसरे से टकराने लगते हैं तो वो देश उससे अलग हो जाता है। जबकि भारत राज्यों का संघ है, भारत एक यूनियन है। हालांकि ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन भारत एक यूनियन है और उसमें एक बार यदि किसी राज्य का विलय हो जाता है तो उसके बाद वो राज्य भारत से चाहे तो भी अलग नहीं हो सकता, चाहे उसके कितने ही हित हो चाहे ना हो। तो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में जो है वो नए राज्यों को प्रवेश दिया जा सकता है। सिक्किम, गोवा, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्हें भारत में जो है वो शामिल किया गया है। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है तो उपराष्ट्रपति उसकी सर्वप्रथम सूचना किसे देता है? द्वितीय श्रेणी परीक्षा में पूछा गया था। पहला ही प्रश्न था, पेपर जब कर रहा था मैं तो पहला ही प्रश्न ये आया था कि कौन सा था। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो, ये थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, मैं लिख देता हूं। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको अपना त्यागपत्र की सूचना देता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति उसकी सर्वप्रथम सूचना जिसे देता है वो है लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष ही बाद में उसको आगे सर्कुलेट करता है। इसलिए उपराष्ट्रपति ये सूचना सर्वप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियां उल्लेखित है? देखो मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजिंग कहां होता है। संविधान को 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानसभा के अनुसमर्थन द्वारा इसको जो है वो संशोधित किया जा सकता है। 3 विधियां हैं, लेकिन अनुच्छेद 68 में 368 में केवल 2 ही विधियों का वर्णन किया गया है। इन 2 ही विधियों से जो है कि भाई एक तो संविधान संशोधन पहला तो हो गया, वो तो सामान्य है, वो तो साधारण है, तो उसका नाम नहीं है, केवल 2 का ही है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों, तो 2 ही है। विधियां 3 है, लेकिन अनुच्छेद 368 में केवल 2 ही विधियों का वर्णन दिया गया है। तो ये ध्यान रखिए कि ये लिया कहां से गया है।
संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। बढ़िया प्रश्न है कि कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। आगे चलते हैं। राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए राजस्थान में कितने पद जो है वो आरक्षित है? राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में लोकसभा क्षेत्र 25, उनमें से एसटी के 3 और एससी के 4, टोटल 7 है। एससी का पूछा है तो जो उत्तर है वो होगा 4 नंबर जो उत्तर होगा वो इसका सही आंसर है। अगर एसटी पूछता यानी अनुसूचित जनजाति पूछता तो 3 होता। यह भी एचएम भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रहता है? देखिए 3 आपातकाल लगते हैं, मैं आपको बता देता हूं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल, 360 यह है वित्तीय आपातकाल। अब प्रश्न ये नहीं पूछा कि कौन से अनुच्छेद से लगाया जाता है। अनुच्छेद यह है कि यदि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो बिना संसद की अनुमोदन से वो कितने समय तक लागू रहता है? देखिए यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 1 माह के लिए लागू रहता है, यदि राज्य आपातकाल लगता है तो 2 माह के लिए लागू रहता है बिना संसद की अनुमति के, और यदि वित्तीय आपातकाल लगता है तो वो भी राज्य आपातकाल की तरह 2 महीने तक लागू रहता है। ये बात ध्यान रखना, 352 जो है वो 1 महीने के लिए ही लागू रहता है। और इनकी राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की कोई अधिकतम अवधि नहीं होती, लेकिन राज्य आपातकाल की अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष। ये फर्स्ट ग्रेड पेपर में पूछा गया था कि भारत में किसी भी राज्य में अधिकतम राज्य आपातकाल कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए। बात हम वित्तीय आपातकाल की करते हैं। कब लगता है वित्तीय आपातकाल? वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब देश में वित्त की भयंकर कमी हो जाती है, उन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन ऊपर वाले और भगवान का शुक्र है कि भारत में कभी इस आपातकाल को लगाने की नौबत नहीं आई, इसलिए प्रश्न भी इससे कम पूछे जाते हैं। 2-3 ही प्रश्न बनते हैं कि कौन से अनुच्छेद में है, 360 में है, कितने समय तक लागू होता है। ये अधिकतम जो है वो बिना संसद की अनुमति के 2 महीने तक लागू होता है और अधिकतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं है, क्यों क्या पता कब ऐसी वित्तीय स्थितियां जो है वो सही हो। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करूं तो ये अब तक भारत में 3 बार लागू हुआ है। अभी 1975 वाला तो अपन ने पढ़ा ही था। उसके अलावा राज्य आपातकाल तो लगते रहते हैं, वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 12वें प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? अब सबसे पहले प्रॉब्लम ही आती है, उत्तर बता देता हूं। 310 प्रसाद का सिद्धांत क्या होता है? जो सिविल सेवाओं के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको इस प्रसाद के सिद्धांत से जो है वो कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की जाती है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रसाद का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो प्रसाद का सिद्धांत अनुच्छेद 310 में उल्लेखित है। प्रशासनिक अधिकारियों को दे शक्तियों से संबंधित ये अनुच्छेद है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? याचिका है ये, सॉरी याचिका, ये याचिका है भाई। कौन सी याचिका जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी करता है उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के अनुसार 6 प्रकार की रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। इनमें दोनों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है,
जो मनुष्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होती है उसे सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का जो है वो आह्वान किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? देखिए, भारत में ऐसे बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 61वां संविधान संशोधन मैं बता चुका हूं। 61वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 1989 में हुआ था। ये 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये चाहते थे कि युवाओं को जो है वो ज्यादा से ज्यादा मतदान में भागीदारी मिले, इसलिए उन्होंने मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अब वर्तमान में ये जो आयु है वो 18 वर्ष है। इसके अलावा आपके सामने 24वां, 44वां और 42वां संविधान संशोधन रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया गया था और उसे यह निर्देश दिया गया था कि वो संविधान संशोधन पर किसी प्रकार का वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था मूल अधिकारों की श्रेणी से, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था और भी बहुत सारे परिवर्तन इसके द्वारा किए गए थे। लेकिन 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु जो की गई थी वो की गई थी 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? सेकंड ग्रेड 2011 में प्रश्न पूछा गया था, कितनी बार संशोधन किया गया है? देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था, केवल एक ही बार किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक ही बार परिवर्तन किया गया है और समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कई लोग क्या कहते हैं और शब्द भी जोड़ा गया तो 4 हो गए, और तो साथ में ही था तो 3 ही शब्द जोड़े गए थे। परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाएगी कितने शब्द जोड़े गए, आपका आंसर होगा 3 ही शब्द जोड़े गए थे। संशोधन कितनी बार हुआ है? एक ही बार हुआ है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, चयनित, नियुक्त या मनोनीत? भयंकर बढ़िया प्रश्न है ये। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जो होते हैं वो नियुक्त होते हैं, ना निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित तो सीधा चुनाव लड़ना होता है। भारत में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर कोई चुनाव नहीं होता। लोकसभा और विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत के दल के नेता प्रधानमंत्री, विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो निर्वाचित नहीं होते, चयनित भी नहीं होते। कोई परीक्षा देकर या चयन थोड़ी किया जाता है उनका, ना मनोनीत होते हैं। अरे गहरे नत्थु खैरे को थोड़ी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वो नियुक्त होते हैं। अनुच्छेद जो है वो 163 के अनुसार उन्हें राज्यपाल द्वारा जो है 164 के अनुसार उन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि उनका चयन या मनोनयन या निर्वाचित नहीं होते, वो नियुक्त होते हैं। और ये परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखिए इस प्रश्न का। आगे चलते हैं। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्यपाल कौन थे? देखिए, अब तक राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और जब पहली बार लगा था उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे। संपूर्णानंद के समय राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, क्योंकि किसी भी दल को जो है वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इन 4 बार में सबसे कम अवधि के लिए यही बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ध्यान रखिए, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये प्रश्न भी आरएस में पूछा गया था। सबसे पहली बार जब लगा तो राज्यपाल कौन थे, ये सेकंड ग्रेड में पूछा था। संपूर्णानंद जी उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। 18वां प्रश्न, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है? देखिए, शपथ और प्रतिज्ञान, पहले तो ये बता देता हूं 2 क्यों लिखे हैं। शपथ का मतलब वो ईश्वर को जो है वो मानकर शपथ लेता है, और प्रतिज्ञान का मतलब ये होता है कि वो ईश्वर की शपथ नहीं लेता, सिर्फ अपने प्रति प्रतिज्ञान करता है। वो एक तरह की शपथ होती है, बस ईश्वर के प्रति शपथ नहीं लेता। संसदीय सचिव किसके प्रति शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो ये लेता है किसके समक्ष? तो मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है। यदि यहाँ संसदीय सचिव का अगर राज्य की जगह केंद्र होता तो ये प्रधानमंत्री के
शपथ लेते। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, केंद्र में वह शपथ भी प्रधानमंत्री के समक्ष लेता है, और उसी प्रकार राज्यों में जो है वो संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और वो शपथ भी मुख्यमंत्री के समक्ष ही लेते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो भी अपने को मुख्यमंत्री ही करना है। चलते हैं आगे। संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि राजस्थान के संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? अनुसूची नंबर 10 जो है वो भारत में दल बदल से संबंधित है। देखिए अनुसूची 10 है क्या? अनुसूची 10 में दल बदल के कानूनों को जो है वो परिभाषित किया गया है। सबसे पहले इसे जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। हुआ क्या था कि एक हरियाणा के विधायक थे जिनका नाम था आयाराम, और वो आयाराम जो है वो 2-3 बार एक ही दिन में एक पार्टी में गए, एक से दूसरी में और दूसरी से तीसरी पार्टी में चले गए। इसीलिए इन विधायकों के लिए आपने सुना होगा कि आयाराम गयाराम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयाराम ये हरियाणा वाले आयाराम जी से जो है वो ये शब्द आया है, तो वहां से उनको जो है वो लगातार वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते रहे, इसलिए ये आयाराम गयाराम नाम जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। अब क्या हुआ कि प्रॉब्लम यह होने लगी कि इसके माध्यम से अब कोई व्यक्ति किसी दल से जीतता और दूसरे दल में चला जाता। इससे यह हो गया कि जितने भी दल हैं इन्हें संविधान की मान्यता देना जरूरी है। इसलिए 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है वो इन्हें जो है वो संविधान में जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, और उसके बाद में 93वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भी इसमें परिवर्तन किया गया। पहले क्या था कि 1/2 से ज्यादा यदि विधायक जाते हैं तो उन्हें दल बदल नहीं माना जाता था। अब उस जो है वो संख्या को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे शिंदे साहब, तो उस समय भी ये बहुत चर्चा थी कि 2/3 बहुमत, यदि 2/3 विधायक उनके साथ नहीं जाते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू होगा और सदस्यों की सदस्यता जाती रहेगी। इसीलिए शिंदे साहब ने जो है वो 4-5 दिनों तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। इसमें 9, 11 और 12 अनुसूचियां भी दी गई है। 9वीं अनुसूची में ऐसे कानून है जिन पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर सकता। यह भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। इसमें यदि किसी कानून को डाल दिया जाता है तो उस पर उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई नहीं कर सकता। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से। और 12वीं जो अनुसूची है वो संबंधित है नगर निकाय से, नगर निकाय से। तो ये जो है वो 10वीं ऐसे कानून, 9वीं ऐसे कानूनों से जिन्हें संविधान में, जिन पर उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई नहीं कर सकता। 10वीं दल बदल से संबंधित है, लिख देता हूं दल बदल। और 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर निकाय से संबंधित है। एक और आपको बात बता देता हूं, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। 9, 10, 11, 12 तीनों अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे 10वीं अनुसूची को 52वें, 11वीं अनुसूची को 73वें और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इन्हें कब संविधान में जोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत एक गणराज्य है, क्यों? सबसे पहले गणराज्य का अर्थ समझना जरूरी है। लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर होता है। लोकतंत्र वो होता है जहां शासन करने वाला व्यक्ति भारत में शासन करने वाला व्यक्ति निर्वाचित होता है, वो गणतंत्र है, लोकतंत्र है। शासन करने वाला व्यक्ति निर्वाचित होता है, वो लोकतंत्र है। लेकिन गणतंत्र वो है जिस राज्य का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता, निर्वाचित होता है, वो राज्य गणराज्य होता है। जैसे मैं अगर इंग्लैंड का उदाहरण लूं तो इंग्लैंड एक लोकतंत्र तो है क्योंकि वहां का प्रधानमंत्री जो है वो चुना जाता है, लेकिन वो गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष वहां का राजा या रानी होता है। जैसे पहले वो अभी एलिजाबेथ मरी है तो वो थी, अब उनका बेटा जो है वो चार्ल्स वो है, तो वो गणराज्य नहीं है। गणराज्य वो है जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो देखिए राष्ट्रपति इसमें है, ये पहला ही ऑप्शन है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अब ये जो सारी जो चीजें लिखी गई है ये होनी लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो है वो गणतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। गणतंत्र की तो एक ही परिभाषा है
वह देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, वो देश एक गणराज्य होता है। सेकंड ग्रेड में कम से कम 4-5 बार मैं इस प्रश्न को देख चुका हूं, बहुत बार आया है। सीधा उत्तर होता है क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत एक गणराज्य है। चलते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच कौन करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जांच करता है उच्चतम न्यायालय। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, अगर कोई विवाद हो जाता है तो इस विवाद की सुनवाई करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय इसकी जांच कर सकता है। उच्चतम न्यायालय इसकी जांच करता है। इस बार ये लंबे वाला गलत हो गया, ये लंबे वाला सही नहीं है, यह निर्वाचन जांच के दायरे में नहीं आता, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस बार कई बार चूक हो जाती है, कई बार लंबे वाला भी गलत हो जाता है। अब इसमें देखिए, निर्वाचन आयोग यह चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, लेकिन जांच नहीं करते। जांच कौन करता है? कोई गड़बड़ी हो गई तो उच्चतम न्यायालय जांच करता है। अगर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद का कोई चुनाव होता है और उसमें कोई विवाद होता है तो पहले निर्वाचन आयोग उसकी जांच करता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कोई विवाद हो गया तो उनकी जो है वो जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुई गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है भाई, तो उच्चतम न्यायालय हो गया इसका उत्तर। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न की। निम्न में से किसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसका निर्देश नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? सेकंड ग्रेड में नीति निर्देशक तत्व अलग से टॉपिक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, कामगारों के लिए जीवन निर्वाह है मजदूरी, निर्वाह के लिए मजदूरी मिलनी चाहिए, यह है। निःशुल्क विधिक सहायता है, समान नागरिक संहिता, ये तो अनुच्छेद 44 में है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हाल ही में बना हुआ है। ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये एक मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है ये। तो मौलिक कर्तव्य है तो निश्चित तौर से ये जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। समान सिविल संहिता का मतलब या नागरिक संहिता का मतलब यह है कि सभी नागरिकों को समान जो है वो कानून लागू होने चाहिए। हालांकि भारत में लागू नहीं है, लेकिन एक मैं आपको बढ़िया प्रश्न बता देता हूं। भारत का एक ऐसा राज्य जहां जो है वो समान सिविल संहिता लागू है, वो कौन सा है? गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। उसके पीछे कारण क्या है कि गोवा जो है वहां पुर्तगाली कानून लागू होता है और वहां ये समान सिविल संहिता लागू होती है। भारत में ये राज्य गोवा है जहां समान नागरिक संहिता लागू होती है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नांकित में से संविधान की कौन सी विशेषता सच्चे रूप में संघात्मक नहीं है? देखिए, शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें एक पूरे देश में सरकार होती है, पूरे देश की सरकार एक ही होती है, चाहे उसे आप केंद्र सरकार कहें चाहे उसे आप राज्य सरकार कहें। संघात्मक सरकार की विशेषता में दो सरकारें होती है, कम से कम, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 2 कम से कम सरकार होती है, कम से कम 2 स्तरों की सरकार होती है। उन सरकारों के मध्य लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो विवाद हो जाए कि कौन सा काम कौन सी सरकार करेगी। इसलिए उनमें शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, वो भी लिखित संविधान के द्वारा होना चाहिए। तीसरा, वहां न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि संविधान द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून और संशोधनों की जांच जो है वो न्यायपालिका कर सके, वो न्यायिक पुनरावलोकन है। यदि वो नहीं होगा तो निश्चित तौर से जो है वो केंद्र की जो सत्ता है वो राज्यों के अधिकारों पर कुठाराघात कर सकती है। तो ये चाहिए। इनमें से देखते हैं कौन सी नहीं है। देखिए, लिखित संविधान चाहिए, शक्तियों का वितरण होना चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए, एकीकृत न्यायपालिका। भारत में
एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब भारत में संघ सरकार ही न्यायपालिका में नियुक्ति करती है। आपने देखा होगा चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, राष्ट्रपति के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राज्यों का उसमें कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। तो ये जो है वो जरूरी है। आगे चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। दो राज्यों के मध्य नदी जल विवाद का जो है वो न्यायिक निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, भारत का जो संविधान है इसमें हर प्रकार के जो निर्णय है उनके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। इनमें जो नदी जल विवाद है उनकी मैं यदि बात करूं कि नदी जल विवाद कौन से नदी जल विवाद की बात करूं तो अनुच्छेद 262 में इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद है। प्रॉब्लम प्रश्न जो क्या पूछा जाता है वो पहले तो एक तो यही पूछा जाता है कि जो नदी जल विवाद है वो कौन से अनुच्छेद में है? ये 262 में है। दूसरा बढ़िया प्रश्न कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जो नदी जल विवाद है वो क्या सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में नहीं आता? देखिए, दो राज्यों के मध्य कोई भी विवाद हो वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में आता है, लेकिन नदी जल विवाद को अनुच्छेद 262 के तहत संविधान की मूल अधिकारिता से बाहर रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता से बाहर रखा गया है। उस पर राज्यों के उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 262 का आप जरूर ध्यान रखिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति ने शपथ दिलवाई थी? तो भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति का आप नाम बताइए जिसे कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी। यदि मैं ऐसे भारत के प्रधानमंत्री की बात करूं जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई थी तो वो थे मोरारजी भाई देसाई। देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो चुकी थी। बी डी जत्थी उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे और वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। उसी समय चुनाव हो गए और मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। तो अब नियम यही है कि जो राष्ट्रपति होता है वही उनको शपथ दिलवाता है। तो उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वीडी जत्थी, वो राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ही उन्हें जो है वो पद की शपथ दिलवाई थी। आगे चलते हैं। 25 प्रश्नों का कोटा था, आज का पूरा हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उसके अलावा यदि आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं और वहां से इसकी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं यदि कोई कमी हो तो, और जो आपको अच्छा लगे वो भी जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।